वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है BSIT और सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे जिसमें हम अकाउंटिंग टर्म जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो इसके ऊपर बेस करेगी, तो आप जो हम चीज़ें पढ़ेंगे ये आपको जो है वो 100% जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों, अकाउंटिंग के अंदर हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम उनको जो है वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। जो कुछ भी हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे उनको हम जो है वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। उनको हम जो है वो नाम देते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स। वो 5 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें नंबर 1 पे आता है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम या रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल या ऑनर इक्विटी। तो बच्चों, अकाउंटिंग में जो भी चीज़ पढ़ेंगे या तो वो एसेट होगी या वो लाइबिलिटी होगी या इनकम, एक्सपेंस या कैपिटल होगा। इन 5 के अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। अकाउंटिंग में हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई चीज़ होगी। तो इन 5 चीज़ों को हम क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ अकाउंट्स। इनको अभी 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसेट। तो एसेट क्या होता है बच्चों? लिखा हुआ प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट। बिज़नेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी उसकी मलकियत होती है, जो भी उसके कब्ज़े में कोई चीज़ होती है, पोजेशन में होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिज़नेस का एसेट कहते हैं। जैसे कि बिज़नेस के पास बच्चों कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है। तो बच्चों, कोई भी चीज़ बिज़नेस के पास है वो बिज़नेस के लिए एसेट कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही अगर हम अपनी एग्जांपल करें, जो कुछ हमारे पास है अगर उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू है तो वो हमारे लिए एसेट है। जैसे आपके पास बच्चों, आप अपनी जेब में देखिए, आपके पास क्या है? आपके पास कैश हो सकता है, आपके पास जो है वो मोबाइल हो सकता है, आपके पास जो है वो आपका बैग है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पेन है। तो जो कुछ भी आपके पास है जो आपका है, जिसकी कोई वैल्यू है, वो आपके लिए बच्चों एसेट होगा। तो प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है और एसेट जो भी चीज़ है वो आपका बिजनेस का एसेट है। क्लियर बच्चों? अच्छा, यहाँ पे ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशन। प्रॉपर्टीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है। जैसे आपको पता है कोई बिल्डिंग वगैरह, कोई गाड़ी वगैरह, उसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी पड़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जैसे ज्वेलरी है, फर्नीचर है, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हमारे नाम पे। तो वो चीज़ें जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनती हैं वो प्रॉपर्टी में आती है, और जो बगैर डॉक्यूमेंट की होती हैं वो पोजेशन में होती हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों? तो चाहे आपके पास कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है या नहीं है, वो सारे आपके एसेट्स हैं। इसकी एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आपके पास जेब में आपके पैसे हो सकती हैं। कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं कि आप हैंड में कैश लेके घूम रहे हैं। कैश इन हैंड का मतलब जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है। कैश एट बैंक मतलब जो आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। स्टॉक के बारे में बच्चों हम शायद लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वो चीज़ें जो दुकान में, गोदाम में अनसोल्ड पड़ी हुई हैं, वो हमारा स्टॉक है और वो भी हमारा एसेट ही होता है। डेटर्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। वो लोग जिनको उधार पे चीज़ें सेल करें उसको हम डेटर्स कहते हैं, ये भी हमारा एसेट होता है। मतलब जिससे आपने पैसे लेने हैं वो भी आपका एसेट है। डेटर से हमने पैसे लेने होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, ये बच्चों डेटर का ही नाम है। इन्वेस्टमेंट, आपने किसी बिज़नेस में जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो आपका एसेट है। या जैसे आप बच्चों ये प्राइस बॉन्ड वगैरह ख़रीदते हैं, उसको भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी हमारा एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। ये प्लांट और मशीनरी एक ही चीज़ है। मशीनरी को ही प्लांट भी कहते हैं। फर्नीचर ये बिल्कुल सिंपल है। फिक्सचर, जी बच्चों ये जो आपके पंखे, ट्यूबलाइट्स, वायरिंग वगैरह होती है, इसको हम फिक्सचर कहते हैं। तो उसको अलग-अलग लिखने की बजाय हम उसको एक ही नाम दे देते हैं, फिक्सचर का। प्रिंटर, आपको पता है प्रिंट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, गोल्ड, AC, मोटर व्हीकल में गाड़ियाँ हर किस्म की आ जाएंगी। TV, LCD, टाइपराइटर, रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों ये आपके एसेट्स की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे एसेट्स हो सकती हैं। तो बच्चों ये आपने इसकी डेफिनेशन के साथ साथ आपने ये एग्जांपल्स भी याद करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद बच्चों सेकंड हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास लाइबिलिटीज़।
लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन आर डेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज़। बिजनेस ने किसी के भी बच्चों पैसे देने हैं, कोई कर्जा बिजनेस ने लिया हुआ है, वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी कहलाती है। वैसे तो आम लाइफ के अंदर अगर हम देखें लाइबिलिटी का मतलब होता है ज़िम्मेदारी, लेकिन बिज़नेस के अंदर लाइबिलिटी का क्या मतलब होगा? अगर हमने किसी से उधार पे कोई चीज़ ली है, हमने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है बैंक वगैरह से, या किसी से भी कर्ज़ा लिया हुआ है, उसको हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में क्या कहेंगे? लाइबिलिटी कहेंगे। लिखा हुआ ऑब्लिगेशन आर डेट्स, बी साइलेंट है बच्चों, डेट्स ऑफ द बिज़नेस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज़। बिज़नेस के जितने भी कर्जे हैं वो बिज़नेस की लाइबिलिटी है, चाहे वो हमने जो है वो थोड़ी अरसे बाद पे करना है, चाहे वो हमने जो है वो लंबे अरसे के बाद पे करना है। वो आगे फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लेकिन चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। इसकी एग्जांपल बच्चों क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल। बच्चों क्रेडिटर के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। क्रेडिटर वो आदमी होता है जिससे हम उधार पे चीज़ें ख़रीदते हैं, उसको हम अकाउंट्स पेबल भी कहते हैं। इसी तरह से लोन आपने लिया हुआ, किसी से भी आप लोन ले सकते हैं, बैंक से, अपने जो है वो किसी रिलेटिव से। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बैंक में आपका अकाउंट था तो आपने अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, तो जितने आपने ज़्यादा निकलवाए वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, ये भी आपकी लाइबिलिटी होती है। और मॉर्टगेज के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। आप अपना घर वगैरह या कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी रखवा के बैंक से कर्जा ले, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स हैं लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इनकम या रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड इनकम। आप कोई गुड्स वगैरह सेल करते हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बच्चों आपके ये दो किस्म के आपके बिज़नेस हो सकते हैं, या तो आप चीज़ें सेल करेंगे या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों फ्रूट शॉप वाला गुड सेल कर रहा है, बुक शॉप वाला बुक जो है वो भी गुड सेल कर रहा है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। स्कूल कॉलेज की बात करें तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वकील की बात करें तो वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप दो ही काम कर सकते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके आपको जो अमाउंट रिसीव होगी वो आपकी कहलाएगी इनकम या रेवेन्यू। इसकी एग्जांपल्स है बच्चों सेल ऑफ गुड्स, अभी हमने पीछे बात कर लिया है। फी रिसीव्ड, जी बच्चों जैसे अभी हमने बात की है, कोई स्कूल है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वो आपसे फ़ीस रिसीव करेगा, तो वो उसके लिए बच्चों क्या होगी? इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। कमीशन रिसीव्ड, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको कमीशन रिसीव हो सकती है। बच्चों एक होती है सैलरी, सैलरी जो आपको मंथली बेसिस पे मिलती है और वो उसकी अमाउंट फ़िक्स होती है। लेकिन कमीशन जो है ये भी आपके काम करने के आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन इसकी अमाउंट फ़िक्स नहीं होती, ये परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, थोड़ा काम करेंगे तो थोड़े पैसे मिलेंगे। तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, ये भी आपकी इनकम है। रेंट रिसीव्ड, आपने अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह कोई किराए पे दी हुई है, वहाँ से आपको रेंट रिसीव हो सकता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड बच्चों क्या होता है? ये प्रॉफिट को कहते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो बच्चों ये इनकम की डिफरेंट टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं बच्चों। ये आपको सारी की सारी जो है वो डेफिनेशन के साथ साथ बच्चों ये एग्जांपल्स ये आपने एक दो याद नहीं करनी, बल्कि ये जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये आपने सारी की सारी जो है वो अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि अभी हमने बात की है आगे हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करेगी। ये आपको 100% क्लियर होने चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। बच्चों अभी हमने पीछे रेवेन्यू इनकम की बात की है। बच्चों अगर हम इनकम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें कुछ लगाना भी पड़ेगा, बगैर कुछ लगाए हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। उस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए जो आप कॉस्ट लगाएंगे, जो आप पैसे लगाएंगे, वो आपका होगा एक्सपेंस। जैसे कि बच्चों आपकी फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, आप दुकान में जो है वो कुछ चीज़ सेल कर रही हैं, तो उसके लिए बच्चों हो सकता है आपने वहाँ पे कोई मुलाजिम वगैरह रखा होगा, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। आप अपने ऑफिस के अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, टेलीग्राम लेटर वगैरह भेजनी पड़ती है। इसी तरह से बिज़नेस की प्रमोशन के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा टीवी के ऊपर हम एड्स वगैरह देते हैं, नेट के ऊपर या बोर्ड्स वगैरह आपने देखे होंगे रोड के ऊपर लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू हासिल करने के लिए हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसकी एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फ़ी पेड, इंटरेस्ट पेड। आप अगर कोई काम करवा रहे हैं किसी से तो आपको फ़ी पे करनी पड़ सकती है। इंटरेस्ट पे, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कमीशन पेड, आपके पास लोग काम कर रहे हैं,
आप जो है उनको कमीशन पे कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड, आपसे कोई चीज़ ख़रीदने आता है आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। रेंट पेड, आपने जो है वो बिल्डिंग वगैरह किराए पे ली है फैक्ट्री वगैरह की, उसका आप रेंट पे कर सकते हैं। सैलरीज़ हैं, आपके पास मुलाजिम काम कर रहे हैं। तो जो आपने यहाँ पे देखा होगा यही चीज़ें अभी हमने इनकम में भी देखी, लेकिन वहाँ पे हमने बात की रिसीव की। तो यही चीज़ें जब आप रिसीव कर रहे थे तो ये आपके लिए इनकम थी। फ़ी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो ये बच्चों जब रिसीव करेंगे तो ये आपकी इनकम होंगी, लेकिन यही चीज़ें जब हम पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस बन रहा है। इसी तरह से बच्चों एडवर्टाइजमेंट, अभी हमने पीछे बात की। वेजेस, जी बच्चों डेली बेसिस पे जो हमारे पास लोग काम करते हैं उनको डेली बेसिस पे पैसे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम जो है वो कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे ये मज़दूर लोग हमारे पास काम करते हैं, उनको हम डेली बेसिस पे पैसे देते हैं। उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, उसको हम वेजेस कहते हैं। सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे होती है और वेजेस जो है ये डेली बेसिस पे होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी हमने बात की है। कैरेज, चांद गाड़ी वगैरह का किराया। बच्चों आपने देखा होगा जो है वो विद इन द सिटी हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए हमने कोई चांद गाड़ी वगैरह, कोई रिक्शा या जो है आपने देखा होगा पिकअप वगैरह हमने रखी होती है, उसका हमें किराया वगैरह देना पड़ता है, उसको हम कैरेज कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जब एक शहर से दूसरे शहर हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए जो है वो हमें कोई ट्रक वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका जो हमें किराया पे करना पड़ता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो कैरेज विद इन द सिटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड द सिटी जो हम करते हैं। फ्रेट, हवाई जहाज़ का किराया, या इसी तरह से बच्चों रेलवे का किराया भी हो सकता है। तो बच्चों जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, वो हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ के ज़रिए हम चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो किराया हम पे करते हैं वो फ्रेट कहलाता है। तो कैरेज भी किराया, ट्रांसपोर्टेशन भी किराया, लेकिन और फ्रेट भी किराया, लेकिन ये किसका, चांद गाड़ी का, ये ट्रक वगैरह का किराया, और ये हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ का किराया। कस्टम ड्यूटी, बाहर के मुल्क से जब हम चीज़ें मंगवाती हैं उस पर हमें जो है वो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। इसी तरह से क्लियरिंग चार्जेस, ये भी जब बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवाती हैं तो बंदरगाह के ऊपर हमें वो चीज़ें क्लियर करवानी पड़ती है, कोई फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, जिसे हम क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सुई गैस बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस। तो बच्चों ये आपकी डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दी हैं। इनके अलावा भी एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह से ये एग्जांपल जो है ये याद करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कैपिटल या ऑनर इक्विटी। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो बच्चों बिज़नेस का मालिक अपने ही बिज़नेस में अपनी जेब से कुछ भी इन्वेस्ट करे तो वो कैपिटल कहलाता है। बच्चों बिज़नेस के अंदर हम दूसरों से भी पैसे लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की हम बैंक वगैरह से भी लोन लेके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव से लोन लेके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम किसी से पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। लेकिन अगर हमारे पास अपने पैसे पड़े हुए हैं, अपनी हमारी प्रॉपर्टी है, अपनी कोई बिल्डिंग है, उसको हम बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम उसको जो है वो अकाउंटिंग की ज़ुबान में कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस इज़ कॉल्ड कैपिटल। आप एनीथिंग मतलब आप कैश भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हो सकता है आपके पास बच्चों बिज़नेस के अंदर आपको फर्नीचर की ज़रूरत है तो आपके पास घर के ऊपर जो है वो फर्नीचर पड़ा हुआ, आप वही फर्नीचर उठा के अपने बिज़नेस में ले जाते हैं तो वो भी आपका कैपिटल कहलाएगा। तो बच्चों ये आज का जो टॉपिक था ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से विद डेफिनेशन और विद एग्जांपल जितनी लिखी हुई हैं 20 अगर लिखी हैं तो आपको 20 की 20 याद होनी चाहिए। ये आपने याद करनी है और इनको बच्चों आपने ज़ुबानी लिखना है, क्योंकि आगे जब जाके हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें 100% क्लियर होनी चाहिए, इसके बगैर आपके क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।